हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पशुओं में यदि हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि उनके शरीर का जो तापमान होता है कम हो जाता है, तो उसके क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, डायग्नोसिस कैसे की जाती है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ में जानेंगे कि आप लोग अपने घर बैठे पशुओं में इलाज किस प्रकार से कर सकते हैं और साथ ही साथ में अपने रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर की हेल्प से कैसे उसका उपचार करवा सकते हैं। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पशुओं में हाइपोथर्मिया क्या होता है। पशुओं में हाइपोथर्मिया का मतलब यह होता है, जो पशु होते हैं खास करके जो पाड़ा पाड़ी है या बछड़ा बछिया है, चाहे भेड़ बकरी के बच्चा हो, उनकी जो शरीर का तापमान होता है वो कम हो जाता है, उसको हम लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया भी कई भी प्रकार का होता है। इसको कुछ लोग कोल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है पशु को। एक मतलब ऐसी भी कंडीशन होती है, जैसे कोई गाय का बच्चा है या भैंस का बच्चा है, जब उसके शरीर पे बाल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस कंडीशन में भी पशु में हाइपोथर्मिया को आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग कारण के बारे में बात करते कि हाइपोथर्मिया होता क्यों है। हाइपोथर्मिया का मेन जो कारण होता है, जो पशु होता है, चाहे पाड़ा हो या पाड़ी हो, खास करके जो बफेलो काफ होते हैं, आप देखेंगे कि 6 महीने से जो साल भर के नीचे वाले पाड़ा पाड़ी होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा उनको मतलब ठंड लगती है, जिसकी वजह से उनके शरीर का जो तापमान होता है कम हो जाता है। ये मेन रीज़न होता है। फिर क्या होता है, गांवों में मतलब जो पशुपालक भाई होते हैं, किसान भाई होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, जहाँ मतलब पशु को बांधते हैं, कहीं पेड़ के नीचे बांध देंगे या खुले वातावरण में बांध देते हैं, तो उसमें क्या होता है, पशु को मतलब रात भर ओस पड़ती है। ओस पड़ने की वजह से पशु जो पाड़ा पाड़ी होते हैं उनको मतलब धीरे धीरे वो ठंड लगती है। ये एक दिन में नहीं होता है, ये पशु को धीरे धीरे मतलब 2-3 दिन में ये ठंड बहुत ज़्यादा जब हो जाती है, तो पशु को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ये क्योंकि वेटनरी में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, कोई भी बीमारी है पशुओं में अचानक से जल्दी से नहीं आती, उसके पहले उसकी मतलब कई फार्म होती है। आप देखेंगे शुरुआती में उसके जो पशु है, थोड़ा से अचानक उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये मतलब मेन कारण होता है। फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जैसे कोई काफ है, कहीं मतलब पानी में भीग गया है या उसको आपने ठंडे पानी से नहला दिया है, उसकी वजह से भी पशुओं के शरीर का तापमान कम हो जाता है। हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम उसमें भी आपको देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको कारण बता रहा हूँ, मेन रीज़न ये भी होता है। फिर तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो काफ होते हैं, चाहे बफेलो काफ हो या गाय का काफ हो, मतलब भेड़ बकरी का बच्चा हो, कुछ में क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट होता है या जेनेटिकली इफ़ेक्ट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये मतलब कोल्ड स्ट्रेस पे फ्रेंड्स, क्योंकि अपने इंडिया में क्या होता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, ये मतलब न बहुत ज़्यादा इसमें सर्दी पड़ती है, न बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी कि अपना जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ठीक ठाक होता है। लेकिन कुछ एरियाज हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, लद्दाख वाले जो रीजन है, खास करके मतलब जो बर्फीली इलाके हैं, वहाँ पे जो पशु होते हैं, उनके बछड़े या बछिया को बहुत सावधानी से मतलब एक गर्म वातावरण माहौल बनाना चाहिए, मतलब घरों में बांधना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको खुले वातावरण में उसको बांधना चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ये तो इसके कारण हो गए। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि पशुओं को कोल्ड स्ट्रेस की जब प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि हाइपोथर्मिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने के मिलेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे जो पाड़ा पाड़ी है, यानी कि जो भैंस का बच्चा है, जब उसको सर्दी लग जाती है, तो आप देखेंगे जो उसकी मजल होती है ड्राई हो जाती है। खास करके जो नाक के नीचे मजल होती है, आप देखेंगे ड्राई हो जाएगी, और उसके नाक से आप देखेंगे नाक से पानी निकलने लगेगा। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है,
खास करके ठंडी के सीज़न में, और नाक से पानी निकलने लगेगा, घर घर की आवाज़ आएगी, उसको सांस लेने में दिक्कत जाएगी। ये शुरुआती लक्षण आपको मैं बता रहा हूँ। फिर आप देखेंगे एडवांस में तो क्या होगा, जो पाड़ा पाड़ी है उनकी जो शरीर का तापमान होता है नॉर्मली, मैं आपको बता रहा हूँ 101 से 10 मतलब 3 तक भी किसी किसी में होता है। जैसे गोट है, गोट में 103 मतलब 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो जो गाय भैंस का बच्चा होता है 101.5 के समथिंग होना चाहिए। लेकिन हाइपोथर्मिया की कंडीशन में क्या होता है, जब उसको ठंड लग जाती है तो उस कंडीशन में जो उसका तापमान होता है वो तापमान घट जाता है। यानी कि आप देखेंगे उस कंडीशन में 90 से 95 डिग्री हो जाएगा, या 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो जाता है। ये चीज़ें आपको ज़रूर विशेष ध्यान रखना है। ये पहले दिन में। दूसरे दिन देखेंगे जब उसको और ज़्यादा तापमान कम हो जाएगा तो वो कांपने लगेगा, उसको मतलब हाथ पैर जो हैं एकदम सुन्न पड़ जाएंगे, एकदम अकड़न टाइप की होने लगेगी। एक ऐसी स्टेज आएगी उसमें देखेंगे कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर अगर उसका सही समय पे इलाज नहीं करवाते हैं तो इसमें पशुओं में बहुत जल्दी डेथ होती है अचानक से। ये खास करके हाइपोथर्मिया बफेलो केस में आपको देखने को मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसको हुआ तो हुआ क्या है। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है। खास करके जो आनर हैं खुले वातावरण में बांधते हैं तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे डायग्नोस करें कि हमारे मतलब जो पाड़ा पाड़ी है, बछड़ा बछिया है, मतलब जो गाय भैंस के बच्चे होते हैं, भेड़ बकरी के बच्चा होता है, कैसे पता करें कि हमारे मतलब बच्चे को, गाय भैंस के बच्चे को हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम हो गई। हो सकता है और भी हो सकती है डिजीज़, लेकिन हम लोग कैसे पता करें कि इसको हाइपोथर्मिया ही हो गया है। तो आप उसके हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर एक उसको डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको टेम्परेचर ज़रूर चेक करना है। टेम्परेचर जो मतलब तापमान होता है उसको आपको ज़रूर चेक करना है। यदि तापमान कम है 70 से 90 डिग्री सेल्सियस है तो आप देखेंगे कि जो मतलब पाड़ा पाड़ी है वो बैठ जाएगा, वो ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगेगा, उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम जाएगी और उसके पेट में आपको आफरा भी देखने को मिलेगा और गैस भी बनने लगेगी। ये एडवांस स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़ ये करना है। फिर तीसरा आप देखेंगे मतलब उसके जो कान हैं, जो यानी कि एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज है, जैसे कान हो गया, नोज, उसकी नाक हो गई, पूंछ हो गई, इसको आप चेक करके भी पता कर सकते हैं कि इसको मतलब हाइपोथर्मिया है। क्योंकि डायग्नोसिस करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से एक एक चीज़ को अच्छे से आपको बारीकली चेक करना है। जब आप उसको अच्छे से प्रॉपर्ली डायग्नोस कर लेंगे फिर आपको ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी होगी, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्योंकि हाइपोथर्मिया में बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो नए नए मतलब वेटनरियन होते हैं या मतलब जो डिग्री करके आते हैं, ट्रीटमेंट करने जाते हैं, तो उनको एक दो बार में पता ही नहीं चलता कि ये मतलब इस बछड़े को हुआ क्या है, इस पाड़ा पाड़ी को हुआ क्या है। मेरे साथ भी हुआ था। फिर मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, फील्ड में प्रैक्टिस किया, तब जाके फिर मैंने ट्रीटमेंट को सही से करना शुरू किया। मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखी, फिर मैंने बुक पे स्टडी की। क्योंकि जो अपन पढ़ते हैं बुक की जो लैंग्वेज होती है, जो खुद करते हैं उसमें टोटली डिफरेंट होता है। ये चीज़ें होती है फील्ड की एक्सपीरियंस, क्योंकि जो फील्ड का एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही चीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम लोग मतलब बुक्स में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फील्ड में जब करने जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो पता लगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको फील्ड में देखना है, चीज़ों को प्रॉपर्ली अच्छे से डायग्नोस करनी है, उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि डायग्नोसिस में आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर आप उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायग्नोसिस ही मेन होती है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब फ्रेंड्स, इसके हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जनरली गांवों में जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। जो वीडी होती है, वेटनरी डिस्पेंसरी होती है, या जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक में सरकारी पशु अस्पताल होते हैं, लोग बाग वहाँ जाते हैं। यानी कि यदि उनके पशु को हाइपोथर्मिया हो गया है तो गांव भी दूर है, तो
क्या करें। उस कंडीशन में आप चाहो तो देसी इलाज के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। चाहो तो आप अपने कापी पेन में मतलब कापी में लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, आपको सौंठ लेना है, 50 ग्राम आप सौंठ ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए 50 ग्राम, सौंठ हो गई 50 ग्राम, आप अजवाइन हो गई। आपको हींग ले लेनी है, 10 से 20 ग्राम आपको हींग ले लेनी है। और आपको कम से कम 250 ग्राम आपको गुड़ ले लेना है। इन सब का अच्छे से आपको पेस्ट बना लेना है। अपने मतलब पाड़ा पाड़ी को इस पेस्ट को आपको 50-50 ग्राम करके उसको दिन में 2 बार आप खिलाइए, सुबह भी खिलाइए, शाम को भी खिलाइए। 2 बार आप उसको खिलाइए 15 दिन तक। इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है हाइपोथर्मिया से आगे चल के रिपीट नहीं होगी, क्योंकि कई बार देखा जाता है हाइपोथर्मिया का ट्रीटमेंट कर तो देते हैं लेकिन 2-4 दिन बाद फिर रिपीट हो जाता है। तो ये मैं आपको मतलब कंप्लीट ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, नहीं तो ये 1 दिन 2 दिन खिलाएंगे उसमें भी आपको मतलब आपके पाड़ा पाड़ी को आराम मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं कोई मतलब नहीं अगर फिर से रिपीट हो गया तो। इसीलिए मैं आपको 10-15 दिन की ये जो आपको दवाई देसी बता रहा हूँ 10-15 दिन कीजिए। ये होगा देसी इलाज। अब हम लोग बात करते हैं आपको अपने रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर की हेल्प से कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, कौन कौन से ऐसे, चाहो तो आप लिक्विड भी पिला सकते हो जिससे कि हाइपोथर्मिया की जो प्रॉब्लम आपके काफ को हो रही है वो नहीं होगी। तो उस कंडीशन में यदि हाइपोथर्मिया हो गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो सबसे पहले आपको टेम्परेचर चेक करना है। यदि टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, आपका जो पाड़ा पाड़ी एकदम काँप रहा है, अकड़न सी हो गई है, तो उस कंडीशन में आपको कार्टिकोस्टेरॉइड देना है। कार्टिकोस्टेरॉइड में चाहो तो आप डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन यूज कर सकते हो या प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन यूज कर सकते हो। ये मैंने आपको 2 इंजेक्शन बताया, दोनों में से कोई आपको एक यूज करना है। अगर आपके पास ये एक है इंजेक्शन डेक्सा का, तो आप उसको 2 ml आप उसको इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, आप उसको नस में भी दे सकते हैं। क्योंकि कोल्ड स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, जनरली यदि आपको हाइपोथर्मिया हो जाती है तो उस कंडीशन में जो जुगुलर वेन होती है वो मिलती नहीं है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग इंट्रामस्कुलर ही इंजेक्शन दे देते हैं। ये आपको मैंने पहला इंजेक्शन बताया। इसमें बहुत सारे डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स बताएंगे, बहुत सारी दवाइयाँ बताएंगे, पर उनका कोई मतलब नहीं। जो मैं आपको मेन दवाई बताऊंगा वही आपको लगवानी है। ये मैंने आपको पहला कॉर्टिकोस्टेरॉइड बताया। फिर दूसरा इंजेक्शन आपको लगवाना है कैल्शियम का इंजेक्शन भी आता है। इसका 2 प्रकार का इंजेक्शन होगा, एक कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट भी आता है, एक कैल्शियम आता है कैल्सीमस्ट के नाम से, कैल्सीमस्ट और कैल्सीमल। इसमें कैल्शियम के साथ साथ मल्टीविटामिन होता है। ये इंजेक्शन भी अच्छा होता है। इसको आपको क्या करना है, काफ में आपको 5 ml इंट्रामस्कुलर लगवा देना है। यदि ये इंजेक्शन नहीं तो आप मतलब कैल्बोराल या जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की वाइल मतलब बॉटल आती है 450 ml की, तो आपको क्या करना 60 से 70 ml उसको नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करके आप उसको चढ़ा दीजिए। 500 ml की जो नॉर्मल सलाइन आती है या 100 ml की जो नॉर्मल सलाइन आती है, मिक्स करके चढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप चाहो तो मतलब प्योर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट भी चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या होता है, जब आप उसको चढ़ाते हैं अचानक से तो उसमें मतलब डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट आती है इसको आप 60 से 70 ml नॉर्मल सलाइन में 500 ml की जो नॉर्मल सलाइन आती है उसमें घोल करके आप उसको IV दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और IV आपको एकदम स्लो देनी है, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। ये मैंने आपको दूसरा इंजेक्शन बताया है। पहला कार्टिकोस्टेरॉइड बताया, दूसरा आपको कैल्शियम का बताया, तीसरा आपको लगवाना है फास्फोरस का, टोनोफास्फन का इंजेक्शन आता है उसको आपको लगवाना है। टोनोफास्फन का इंजेक्शन, जैसे आपने कैल्शियम का इंजेक्शन 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाया, और जो टोनोफास्फन का इंजेक्शन होता है उसको आप चाहे 2.5 ml भी इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं या 3 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया तीसरा इंजेक्शन। चौथा इंजेक्शन आपको मल्टीविटामिन का लगवाना है, जिसमें एडविट के नाम से आती है। एडविट में विटामिन A, D, E3 होता है। ये आप मतलब आती है 10 ml की वाइल आती है। आपको क्या करना है,
2 ml इसको आपको इंट्रामैस को लगा देना है। ये मैंने आपको चौथा इंजेक्शन बताया। पहला आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड बताया, दूसरा कैल्शियम का बताया, तीसरा फास्फोरस का बताया, चौथा आपको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन बताया। ये मैंने आपको 4 इंजेक्शन बताए। यदि आपके काफ में बहुत ज़्यादा सूजन भी हो रही है, हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम हो गई, तो आप उस कंडीशन में आप फ्यूरेसामाइड का जो इंजेक्शन आता है रिडीमा के नाम से, वो भी यूज कर सकते हैं। उसको आपको 1-2 ml इंट्रामैस को लगा देना है। ये मैंने आपको 5 इंजेक्शन बताए। अगर ये इंजेक्शन आप 2-3 दिन लगवाते हैं तो आपके जो काफ को हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली पूरी तरह से सही हो जाएगी। ये तो हो गया ट्रीटमेंट। अब हम लोग बचाव के बारे में बात करते हैं। बचाव करना इसलिए ज़रूरी है, यदि आपके काफ को आगे हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम ना हो तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, यदि आपको ऐसा लग रहा है जनवरी फरवरी का महीना है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, जम्मू कश्मीर जैसे रीजन हो गया, कुल्लू मनाली जैसे एरिया हो गए, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, तो वहाँ मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने काफ को मतलब अंदर बांधना है। चाहे खपरेल का मकान हो या मिट्टी का मकान हो या मतलब ईंट पत्थर का मकान हो, पक्का जो मकान, आपको खुले वातावरण में, कहने का मतलब है खुले वातावरण में आपको नहीं बांधना है। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर दूसरा आपको क्या करना है, यदि आपका काफ जहाँ बैठता है, चाहो तो आप मतलब जो धान राइस की मतलब एक्स्ट्रा आती है उसको आप नीचे बिछा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। वो गर्मी का बहुत अच्छा काम करती है, उसको आपको नीचे बिछा देना है। दूसरा काम आपको ये करना है। तीसरा आपको क्या करना है, जो जूट की बोरी आती है, अपने काफ को जूट की बोरी से आप उसको ढक दीजिए। उसको ढक देंगे तो उसको ठंड नहीं लगेगी। ये बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ होगा। और अपने चौथा आपको ये काम करना है, जो आपका काफ है, काफ को हल्का सा गुनगुना पानी और उसमें नमक मिला के अपने काफ को पिलाइए। इससे भी बहुत अच्छा आपको मिले, मतलब आपके काफ को बहुत राहत मिलेगी, हाइपोथर्मिया की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट बताया। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।